आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने के प्रयासों के लिए भाजपा को भविष्य में कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को जी राम जी विधेयक से बदलने के विरोध में सिकंदराबाद के महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सत्तारूढ़ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले गौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों के बावजूद गांधी जी देशवासियों के दिलों में हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी को भुलाने, देश के इतिहास को फिर से लिखने और संविधान को पूरी तरह से बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी जी, यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आपके ये प्रयास सफल नहीं होंगे। एनडीए सरकार ने मनरेगा को बदलने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। हालांकि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष ने संसद में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया कि इससे गांधी जी के प्रति भाजपा की नापसंदगी झलकती है। उन्होंने कहा कि लोग घटनाक्रम पर नजर रखे हैं और भविष्य में भाजपा का पतन निश्चित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि भविष्य में कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आएगी और कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी का नाम फिर से चर्चा में आएगा। गौड़ ने कहा कि भाजपा ने हाल ही में जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपनी जमानत राशि खो दी और तेलंगाना ग्राम पंचायत चुनाव में 2 भी अंकों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को चुनौती दी है कि वे पंचायत चुनाव में जनता की स्वीकृति के अपने दावों को साबित करने के लिए बीआरएस से दल बदल करने वाले 10 विधायकों से इस्तीफा दिलवाएं और नया जनादेश मंगवाएं। सिरसिला में नवनिर्वाचित बीआरएस सरपंचों की विजय सभा को संबोधित करते हुए केटीआर ने मुख्यमंत्री को उनके 66% समर्थन के दावे की परीक्षा लेने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव में 66% जीत हासिल की है और इसे अपनी सरकार के लिए वरदान बताया, लेकिन 5 मिनट के भीतर ही उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों और जाति के आधार पर लड़े जाते हैं, न कि सरकार के प्रदर्शन के आधार पर। मुख्यमंत्री महोदय, यदि आप सचमुच मानते हैं कि जनता आपके साथ है तो मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। आपने जिन 10 विधायकों को मवेशियों की तरह खरीदा है, उनसे इस्तीफा दिलवाइए, उपचुनाव करवाइए। जनता ही तय करेगी कि असली ताकत किसके पास है और असली बहुमत किसके पास है। तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गदाम प्रसाद ने गुरुवार 18 दिसंबर को 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कथित तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए 10 बीआरएस विधायकों में से 5 के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया। अध्यक्ष ने कहा कि इन विधायकों द्वारा सत्तारूढ़ दल के प्रति निष्ठा बदलने के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। विपक्ष लगातार एसआईआर को मुद्दे उठाते हुए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को घेरने की कोशिश कर रहा है और लगातार एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे उठा रहा है। इसी बीच बीजेपी नेता लक्ष्मण ने कांग्रेस पे पलटवार किया है। चर्चा किया गया, पर्दाफाश किया अमित शाह जी ने। किस तरह आप वोट चोरी, ईवीएम बदलने के लिए बात और इलेक्शन कमीशन नियुक्त के बारे में जितने भी जो आप दुष्प्रचार किए, इस सदन के माध्यम से आज पूरा देश जान गई, क्योंकि अपना आज शरीर पे धूल रखकर आज आईने को आप इल्जाम डालना, आपके राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार 1 बार नहीं 2 बार 3री बार लगातार हारना और मोदी जी ने 3री बार जीतने से सहन नहीं पा रहे। इसीलिए जो मुद्दा नहीं है, मुद्दा बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा, जो भी आपकी साजिश थी, पर्दाफाश हो गया। ईवीएम के बारे में बात करे थे, अमित शाह ने बताया कि ईवीएम ने राजीव गांधी के जमाने में उसको आज इलेक्शन कमीशन के नियुक्त के बारे में बात। आज पहली बार मोदी जी आने के बाद आज जो एक पैनल बना है, पैनल के माध्यम से आज इलेक्शन कमीशन के सदस्य चुनाया जा रहा है। आपके समय में तो किस तरह एक ही आदमी इलेक्शन कमीशन का बनता था। और वोट चोरी के बारे में बताया, वोट चोरी तो आज इतना खुलासा किया, वोट चोरी कौन किया, नेहरू के जमाने से। पूरा उस दिन प्रधानमंत्री के लिए सरदार पटेल को समर्थन मिला तो नेहरू बना प्रधानमंत्री, ये वोट चोरी है। जब इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका चुनाव खारिज किया क्योंकि वोट चोरी हुआ। इस तरह आप, और यह भी बताया गया कि सोनिया गांधी यहाँ के सिटीजन बनने से पहले वोटर बने। ये सब चर्चा में आया सदन में। किस तरह आज राहुल गांधी ने
वोट चोरी के बारे में, ईवीएम के बारे में और सीसीटीवी के फुटेज के बारे में वो जो प्रस्तावना लाया, अमित शाह भी उसका भी पर्दाफाश किया। 45 दिनों के अंदर जो चुनाव के पिटीशन लगाने का जो सुविधा है, इसीलिए 45 दिन के लिए ये हम नहीं बनाए, पहले से ही ये था। इसलिए टॉलीवुड की जाने मानी एक्ट्रेस अमानी ने आज हैदराबाद में पार्टी के स्टेट ऑफिस में बीजेपी में शामिल होकर आधिकारिक तौर पर राजनीति में कदम रखा। वो आज बीजेपी पार्टी में शामिल हो गई। अमानी का पार्टी में तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एन चंद्रराम राव ने स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें सेरेमनी के दौरान पार्टी का स्कार पहनाया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बीजेपी के कई अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे। अपने भाषण में अमानी ने जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि राजनीति में आने का उनका फैसला समाज की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित है। हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सजनार ने तेलंगाना में पूर्व भारत राष्ट्रीय समिति सरकार द्वारा कथित तौर पर किए गए फोन टैपिंग की जांच के लिए गठित 9 गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी के साथ पहली रणनीतिक बैठक की। एसआईटी ने फोन टैपिंग मामले की जांच के लिए एक रोड मैप तैयार करने की योजना बनाई है। मामले के विवरणों की समीक्षा के बाद सजनार और एसआईटी ने जाँच को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी और तकनीकी आवश्यकताओं पर भी चर्चा की। इस बैठक में विभिन्न अधिकार क्षेत्रों के उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल थे, जिसमें सिद्दिपेट, रामागुंडम, माधापुर और महेश्वरम के प्रतिनिधि, साथ ही ग्रेहाउंड्स, एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और हैदराबाद मेट्रो रेल जैसी विशेष इकाइयां भी शामिल थी। बैठक में जांच में निरंतरता बनाए रखने पर जोर दिया गया। आयुक्त ने उन अधिकारियों से परामर्श किया जिन्होंने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद से इसकी निगरानी की थी, ताकि नई टीम को पिछली जांचों का लाभ मिल सके। एसआईटी से अपेक्षा की जाती है कि वह निजता प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने हेतु कथित अधिकृत निगरानी गतिविधियों की जांच तेज करे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कर्नाटक के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और चेतावनी दी है कि इस कदम से आंध्र प्रदेश पर गंभीर प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने केंद्र से तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, क्योंकि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। नायडू ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ अपनी बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य की जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बड़ी सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए केंद्र से सक्रिय समर्थन भी मांगा। अलमट्टी बांध के विस्तार के लिए कर्नाटक द्वारा भूमि अधिग्रहण शुरू करने पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र से पड़ोसी राज्य को तब तक आगे बढ़ने से रोकने का अनुरोध किया है जब तक कानूनी और अंतर्राज्यीय मुद्दे हल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि एक तरफा कार्रवाई से अंतर्राज्यीय जल बंटवारे की व्यवस्था का नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है। कर्नाटक में सत्ता साझाकरण को लेकर नए सिरे से उठ रही अटकलों के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने दोहराया है कि कांग्रेस पार्टी के उच्च कमान के बुलावे पर वे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ नई दिल्ली जाएंगे। आज बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवकुमार से पूछा गया कि क्या वे और मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के उच्च कमान से मिलने दिल्ली जाएंगे। इस पर शिवकुमार ने कहा कि मैं चुपके से दिल्ली नहीं जाऊंगा, उच्च कमान के बुलावे पर मैं मुख्यमंत्री के साथ जाऊंगा। अगर हम यात्रा करेंगे तो हम आपको सूचित करेंगे। इससे पहले 19 दिसंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 2.5 साल के सत्ता साझाकरण समझौते के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि वे अभी भी मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष द्वारा अपने कार्यकाल को लेकर बार बार पूछे जा रहे सवालों पर व्यवधानों का जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और पार्टी हाईकमान के फैसले तक वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सिद्धरामैया ने कहा, पहले जनता का आशीर्वाद आवश्यक है, फिर विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव करते हैं और उसके बाद हाईकमान निर्णय लेता है। मैंने बस इतना ही कहा है, अभी भी मैं मुख्यमंत्री हूं और हाईकमान के फैसले तक मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। हेट स्पीच और क्राइम के मामले में कर्नाटक कांग्रेस सरकार को घेरते हुए शोभा करंदलाजे ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं पे सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल आ गया है। अभी तक देश में किधर भी नहीं था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको सब कुछ दिया है। 1902 का अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखा है।
क्यों दिया? तब तक का समय में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोचा ये देश का लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक होना चाहिए, बोलने का हक होना चाहिए, एक्सप्रेशन करने का हक होना चाहिए। उसका दबाने का काम पहली बार कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार कर रहे हैं, वो भी बिल के तहत। ये बिल का पीछे क्या है? ये बिल के पीछे एक फैक्ट चेक एजेंसी है। 2023 में राज्य सरकार एक फैक्ट चेक की एजेंसी बनाया, सरकार का पैसे से प्राइवेट व्यक्तियों के लिए। ये फैक्ट चेक की एजेंसी में ऐसा लोगों को बिठाया, कांग्रेस का मदद दे, कांग्रेस का चमचा लोग, चेला लोगों को बिठा के हर एक तालुक में, जिला में, स्टेट में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, मीडिया में क्या हो रहा है, उसको चेक करना। सरकार के खिलाफ कोई बोला तो उसको केस डालना। अभी तक 35 हमारे कार्यकर्ताओं को केस डाला है, 4-5 एमएलए को भी ये फैक्ट चेक का एजेंसी का आधार पर, उसका रिपोर्ट का आधार पर केस डाला है। उसका आगे का काम करने का ये तरीका है, ये बिल है, इसके लिए बिल लाया। केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कई फिल्मों, जिसमें स्पेनिश हिप हॉप फिल्म बीफ भी शामिल है, के प्रदर्शन की अनुमति देने से पहले इनकार करने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कड़ी आलोचना की है। विजयन ने कहा कि मंत्रालय ने फिल्म के विषय को गलत समझा। उन्होंने कहा कि फिल्म बीफ के लिए अनुमति नहीं दी। क्योंकि उनके लिए बीफ का सिर्फ एक ही अर्थ है, लेकिन फिल्म का हमारे द्वारा खाए जाने वाले फिल्म से कोई संबंध नहीं है। यह स्पेनिश हिप हॉप संस्कृति पर आधारित है, जहां बीफ का अर्थ संघर्ष या विद्रोह होता है। उन्होंने आगे कहा है कि भ्रम की स्थिति का एहसास होने पर मंत्रालय ने अंत में फिल्म और पहले प्रतिबंधित अन्य फिल्मों को अनुमति दे दी है। विजय ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण था और बताया कि शुरुआत में 6 फिल्मों को अनुमति दी गई थी। मुख्यमंत्री ने फ़लस्तीनी फिल्मों पर सरकार के रुख की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन पर केंद्र सरकार का रुख एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि क्योंकि फ़लस्तीनी फिल्मों को अनुमति नहीं दी गई है, यह राजनीतिक रूप से प्रेरित निर्णय प्रतीत होता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की खबरों पर कहा, इस तरह की भीड़ का राज नहीं चलना चाहिए। संसदीय स्थायी समिति ने भी कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और वहां शांति बनी रहनी चाहिए। वहां फरवरी में चुनाव भी होने वाले हैं और हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र वापस आए, लेकिन जिस तरह से वहां हालात चल रहे हैं वह बहुत ही चिंताजनक है। इस तरह की स्थिति दोनों देशों के लिए अच्छी नहीं है। हम वहाँ शांति चाहते हैं। इस किस्म की मॉब रूल जो किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए हमारे पड़ोस देश में। और ये भी है कि हमारी स्थायी कमेटी जो है संसद में, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी विदेश कार्य का, हम लोग भी बोले थे कि हमको अच्छे रिश्ता चाहिए बांग्लादेश के साथ। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ स्टेबल तरह से जाए। उनका चुनाव भी आने वाला है फरवरी महीने में, और हम चाहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र वापस आए। लेकिन इस हाल में जैसी चीज़ें चल रहे हैं, ये बहुत चिंतित बात है। भारत के लिए हम तो ऐसे संतुष्ट नहीं हो सकते, और हम उनसे संपर्क लेकर सरकार से कहना चाहेंगे कि इस किस्म की चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण आपको दे दूं तो बांग्लादेश के लोग चाहते थे कि वीज़ा ज़्यादा मिल जाए भारत को आने के लिए। सब लोग आना चाहते हैं, या मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए, या लोगों से मिलने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, जो भी है। और बहुत शिकायतें मिली थी हमें पिछले साल की वीज़ा आप लोग बहुत कम कर दिए हैं। अब तो हम वीज़ा को नॉर्मलाइज कर रहे थे, और देखिए कल की ये दुर्घटनाओं के कारण हमारे 2 असिस्टेंट हाई कमीशन वीज़ा देने बंद करना पड़ा। तो इस किस्म के चीज़ों दोनों देश के लिए अच्छा नहीं है, और बांग्लादेशियों को भी काफ़ी तकलीफ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ शांति समाधान आ जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आज एक वीडियो बयान जारी कर प्रस्तावित जी राम जी विधेयक को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेने का प्रयास करता है। अपने संदेश में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण गरीबों के हितों की लगातार अनदेखी की है और मनरेगा को कमजोर किया है, जबकि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। डीएमके के नेतृत्व वाले तमिलनाडु के सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी एसपीए ने केंद्र सरकार के नए लागू किए गए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जी राम जी बिल 2025 का विरोध करने के लिए 24 दिसंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को खत्म करना चाहता है। डीएमके और उसके गठबंधन सहयोगियों ने इस कदम को ग्रामीण आजीविका पर सीधा हमला और एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को कमजोर करने की कोशिश बताया है, जिसने लगभग 2 दशकों से लाखों कमजोर परिवारों का समर्थन किया है। इस विरोध प्रदर्शन का मकसद मौजूदा 100 दिवसीय ग्रामीण रोजगार योजना के लाभार्थियों के साथ साथ जिला सचिव, विधायकों, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों और गठबंधन पार्टियों के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। एसपीए द्वारा जारी एक बयान के अनुसार यह प्रदर्शन सुबह 10 बजे पूरे राज्य में, जिसमें चेन्नई जिला मुख्यालय और ग्राम पंचायतें शामिल हैं, आयोजित किए जाएंगे। गठबंधन ने मौजूदा ग्रामीण रोजगार योजना पर निर्भर सभी हितधारकों से इसमें भाग लेने का आग्रह किया है, यह कहते हुए कि नया कानून न केवल मजदूरी और रोजगार के दिनों के खतरे में डालता है, बल्कि गारंटीशुदा काम के सिद्धांत को भी कमजोर करता है, जिसे मनरेगा ने स्थापित किया था। बयान में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर गरीबों के हितों के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया गया है और एआईएडीएमके के इस मुद्दे पर केंद्र का समर्थन करने के लिए आलोचना की गई है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।